पूरा कल्पनापुर पूरा हिम्मतगंज छान मारा, लेकिन बहन का कोई पता नहीं चल रहा है। कहाँ चली गई हमारी बहन। इसका मतलब उस गद्दार औरत ने मेरे साथ दगा किया, मार डाला मेरी कचरी को। और साला उसका बेटा पर्वतवा अगर मिल जाता आज उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। याद रख भक्तिरिया, तेरी मौत बनकर ये कर्मा आ रहा है। एक कुत्ते को तो इस दुनिया से मिटा दिया, रही बात तेरी साली तो आज तुझ पर यू आर अंडर अरेस्ट डाकू कर्मा। अगर भागने की कोशिश किया तो तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा हरामजादे। सेठ को गोली मार दिया। अबे ये क्या कर रहा है बे? क्या कर रहा है? साले कौन है? ये तो पेशाब कर दिया। वाकई में साले बेइज्जती करवा दिया एक डाकू के सामने। देख रहा है कि वो निहत्था है, हाथ में कुछ नहीं है, तेरे हाथ में बंदूक है, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट है, तब भी साले खाली डांटने पर पेशाब कर दिया। आपो जानत कहाँ फायरिंग कई पाई थी? एको फायर तो नहीं कई पाई। साले फायरिंग नहीं कर पाता। ये आ गए हमारे दीपक भैया, भीम आर्मी का अध्यक्ष महोदय की तरफ से। सीन देखते हुए 101 रुपया पेशाब निकल गया भाई साहब। जाओ यार जाओ, कपड़ा बदलो, हटो यहाँ से। डाकू कर्मा, हाँ साहब। तुम क्या सोच रहे थे कि सेठ रंजीत ओबराय को गोली मारकर भाग जाओगे? चाहे जितना बड़ा मुजरिम हो, लेकिन कानून से नहीं भाग सकता। एक न एक दिन कानून के गिरफ्त में जरूर आता है वो। और आज तुम्हारा इनकाउंटर होगा हमारे हाथों। ऊपर से आदेश था कि डाकू कर्मा को देखते ही उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, गोली मार दिया जाए। बस तुमसे यही जानना चाहता हूं इंसानियत के नाते, हकीकत बताओ, तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे परिवार में अगर कोई जिंदा हो तो उसका नाम बताओ, ताकि तुम्हें गोली मारने के बाद मैं तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं। बताओ ये। देखिए साहब, हाँ, वक्त भी बहुत छोटा सा है, कम है मेरे पास, और बहुत विस्तार से बताना भी नहीं चाहता हूं। बस ये समझिए हाँ। कि मरते वक्त कोई इंसान झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुमसे। सुनिए मैं बताता हूं। बताओ। नाम कर्मा मेरा काजलपुर है मकान। नाम कर्मा मेरा काजलपुर है मकान। बापू का नाम बुधिराम मेरे रहा। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो। लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा। एक बहना है कजरी। कर्मा नाम है साहब। बचपन में माँ बाप मर गए, बची थी हमारी एक बहन। काजलपुर का रहने वाला हूं, जिसकी शादी मैं पर्वत नाम के लड़के से कर दिया था नैनागढ़ में। लेकिन वो लोग बड़े दहेज के लालची निकले साहब। एक दिन का वाकया आपसे हम बताते हैं। अभी अभी आपने कहा कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, यही थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आपने ये कहा था कि कानून के हाथ छोटे होते तो मान लेता मैं। बताता हूं। बताओ। बहन के ससुराल जब पहुंचा तो बहन की सास ने मुझसे 50,000 मोटरसाइकिल वॉशिंग मशीन मांगा।
जब तक दहेज लाके नहीं देगा तब तक तेरी बहन की विदाई नहीं होगी। मारकर मुझे घर से भगा दिया। वापस आया साहब, रोते हुए घर जब पहुंचा तो क्या देखता हूं, सेठ रंजीत ओबराय ने हमारी घरवाली की इज्जत लूट लिया साहब। गौरी नाम था उसका। ये सीधा साधा इंसान कर्मा मजदूरी के सिवा कुछ नहीं जानता था साहब। उसे उठाया, जिंदा थी। क्या हुआ, किसने मारा? सेठ रंजीत ओबराय ने मेरे पेट में चाकू मारा। क्यों मारा? उसने पहले मेरी इज्जत लूट लिया। 50,000 के बदले 5 लाख मांग रहा था। कजरी आई नहीं आई, झूठ बोल दिया कि अपने पति पर्वत के साथ आएगी। इतने में उसने दम तोड़ दिया साहब, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसी दिन से मैंने ठान लिया, गांव से मदद मांगी, कानून से मदद मांगा कि सेठ रंजीत ओबराय ने मेरे साथ ऐसी हरकत किया। सेठ रंजीत ओबराय के खिलाफ कोई FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बात जहां वो खड़ा हो जाता है, बड़े बड़े कानून वाले उससे सलूट करते थे साहब। मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, या तो मर जाऊंगा या तो रंजीत ओबराय जैसे कुत्ते को इस दुनिया से मिटा दूंगा। और मैंने मार दिया उसे। छोटा सा काम बचा हुआ था जिसे आपने कहा नेक और अच्छा, सेठ रंजीत ओबराय साहब, उसके बारे में सुनेंगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। 50,000 देके 5 लाख देता था, लेता था। बाहू बेटियों की इज्जत की कीमत नहीं करता था वो सेठ रंजीत ओबराय। उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। अब बचा था वो पर्वत और उसकी सास, उसकी मां, बस उसी के दर्शन करना बाकी था। खैर छोड़ो, जबरदस्ती मैं बोलते चला जा रहा हूं। मुझे जब गोली मारना साहब तो मेरी लाश मेरी बहन कजरी को जरूर दे देना। अगर जिंदा होगी तो। क्या बात है साहब, आप तो बिल्कुल खामोश हो गए। अभी तो बहुत फड़फड़ा रहे थे कि कर्मा मैं तुझे गोली मार दूंगा, आंखों में आंसू। बात क्या है ये तो बताइए। आप जबरदस्ती नहीं भरभरा रहे हैं, आप अपनी कहानी बता रहे हैं। और वाकई में आपकी कहानी इतनी दर्दनाक है। आपके साथ में बहुत गलत हुआ है। हाँ साहब, हमारी बात सुनिए आप। सुनाइए। गौर से देखो कर्मा भैया मुझे, गौर से देखो कर्मा भैया मुझे, है खड़ा सामने भैया पर्वत सुनो। आपको ढूंढ मैंने कहां से कहां, आपको ढूंढ मैंने कहां से कहां, आपको ढूंढ मैंने कहां से कहां, मुझको सीने से भैया लगा लीजिए। आपको ढूंढ मैंने कहां से कहां। भाई साहब, वाकई में आपके साथ में बहुत गलत हुआ है और मैं ही वो पर्वत हुआ जिसकी तलाश कर रहे हैं। मेरी मां ने आपको मारकर भगा दिया। छोड़ो इन बातों को। कजरी का कजरी इस दुनिया में जिंदा है। अभी आप उसके बारे में कह रहे थे कि अगर वो जिंदा हो तो हमारी लाश उसके हवाले कर देना। कजरी जिंदा है, सही सलामत है भाई साहब। मैं मरने से पहले उससे मिलना चाहता हूं। इस वक्त मिलना चाहते हैं आप? चाहता तो यही था कि इकलौती बहन है, बच्चे की तरीके से मैंने उसे पाला था। कितना दिन हो गया उसे देखा नहीं, कई साल बीत गए। कजरी जिंदा है ये बात सुनकर खुशी हुई, और तुम उसके पति हो ये भी खुशी हुई। आपकी फीलिंग को समझ सकता हूं मैं।
अगर आप कजरी से मिलते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती, लेकिन मैं अपने कानून के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारे पास टाइम नहीं? हमारे पास टाइम नहीं है और ना ही मैं आपको मिलवा सकता हूँ, क्योंकि आप एक मुजरिम हैं। आप वो कर्मा भैया नहीं है जिसे मैं जानता था। हाँ, आपने खून किया है, भले वो दरिंदा था, आपके हालात ठीक नहीं थे, आपके साथ में गलत हुआ, लेकिन हर पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते भाई। बात यहाँ पुलिस वाले की नहीं है, कानून कानून होता है। मैं जानता हूँ कि मैंने खून किया, उसका हमें चाहे इनकाउंटर हो या फांसी की सजा हो, मुझे मंजूर है। आप हमें गोली मार सकते हैं। माफ कर दीजिएगा आप हमें। नंबर 1 और नंबर 2 और अरे माँ, पर्वत, आप यहाँ तक आप चली आई, ये आपके हाथों में कोड़ कैसे हो गया है माँ? ये आ गए मानवीय श्रीमान जा रहा है। आज आपकी ममता जागी है माँ, आज आपका प्यार यहाँ तक खींच लाया, हमारी तलाश करते करते आप यहाँ तक चली आई। अपने बेटे के लिए रो रही हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी है। आप हमारे साथ या हमारी पत्नी के साथ जो भी कुछ भी की आप, मैं सब कुछ भूल गया हूँ माँ। आप चाहे जैसी हैं लेकिन हमारी माँ है। मैंने आपको कब का माफ कर दिया माँ, और आप रोइए नहीं, मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगी। और मैं भी बगैर जाने समझे गुस्से में आपके ऊपर हाथ उठा दिया था, आप हमारी गलती को माफ कर दीजिए माँ। माँ माँ होती है, माँ को मारा नहीं जाता, माँ की पूजा की जाती है। लेकिन पर्वत, हाँ, किसे जान से मार रहा है बेटा? बताऊंगा माँ, डाकू कर्मा। डाकू कर्मा? हाँ, डाकू कर्मा नाम है उनका, और वो कर्मा कोई और नहीं माँ, हमारी कजरी के भाई साहब हैं। वही कर्मा जो आपके पास आए थे अपनी बहन को लिवा जाने के लिए, लेकिन आपने दहेज के कारण अपने दरवाजे से उन्हें मारकर भगा दिया। आज आपकी देन है कि हाथों में बंदूक उठी, उनके हाथों से खून हुआ। खैर कोई बात नहीं माँ, जो होना था वो हो गया। आपके साथ में कजरी आई है? हाँ बेटा, बहू मेरे साथ ही आई है। उसे बुलाओ माँ, बहू, आखिरी बार मैं भाई साहब से उसे मिलवा दूं। अरे ओ बहू, बताना नहीं, बुलाओ। बहू तू मेरे बेटे पर्वत से मिल ले, कुछ बातें करना चाहता है बहू। अच्छा हुआ कजरी जो तुम यहाँ आ गई, अभी तुम्हारी चर्चा हो रही थी। एक डाकू का इनकाउंटर करने जा रहा हूँ कजरी, वो बेचारे अपनी बहन को याद करके बहुत रो रहे हैं। ये देखो सामने खड़े हैं, शायद तुम्हें देख जाएं तो उन्हें कुछ सुकून मिल जाए। देखो कजरी, भैया आप? मैंने देखा और पहचान लिया तुझे। मैं वही कर्मा हूं, तेरा बड़ा भाई। कैसी है कजरी? ठीक है? ठीक हो भैया, लेकिन आप डाकू के भेष में? हाँ बहन, अब ये समझ कि तुझसे मिलने के लिए तेरा भाई जिंदा था। तेरी भौजाई को मार डाला गया, तेरे ससुराल गया, बेइज्जती करके भगाया गया, डाकू बन गया, सेठ रंजीत ओबराय का खून किया, आज मुझे गोली मार दिया जाएगा। आज के बाद इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा। बस तलाश ये थी कि तुझे देखूं, और तुझे देख लिया। ये तेरे भाई के हाथ खूनों से रंगे हैं बहना। बस इतना उस मालिक से जरूर कहूंगा कि तू जहां भी रहे खुश रहे मेरी बहना। ये पापी हाथों से मैं तुझे छू भी नहीं सकता। खून किया है मैंने, खून। कजरी, भैया तेरा पति तो बड़ा नेक है, तुझे प्यार करता है। हाँ भैया, तेरी सास तुझे मारती थी, अब नहीं मारती भैया। लम्बी खातिर किया था मैंने तेरी सास की, और बताया था अगर दोबारा ऐसी गलती की तो जान से मार दूंगा।
मिल गई होती तो मार भी देता। जा, मालिक तुझे और तेरे सिंदूर को, तेरे सुहाग को सलामत रखे। पर्वत, टाइम न लगा कर अपना काम पूरा करो, गोली मार दो मुझे। जरूर पूरा करेगा। चलो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। रुक जाइए साहब। क्या हुआ, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा जो रोक रही हो? मेरा नाम किरण है। क्या बात है किरण, क्यों रोक रही हो? बोलो बोलो। यही है साहब, हाँ। ये दोषी नहीं है, ये निर्दोष है। दोषी तो मेरे बड़े भैया थे, सेठ रंजीत ओबेरॉय। मैं इस समय कोर्ट से आ रही हूँ सुलहनामा लेकर। इसमें सारी साबूतें लिखी ये सुलहनामा का कागज है, आप कर सकते। लाओ। ये तो वाकई में सुलहनामा का कागज है और सच में साफ साफ लिखा है कि मेरा भाई रंजीत ओबेरॉय मेरी आंखों के सामने गौरी की इज्जत लूट लिया। बचाने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रही। बाद में उसके पेट में चाकू मार दिया। इस वारदात की मैं चश्मदीद गवाह हूं और ये मजिस्ट्रेट का साइन भी है। और ये भी लिखा है कि नहीं डाकू कर्मा की फांसी दी जाए, ना ही इनकाउंटर किया जाए। बस जो थोड़ी बहुत सजा होती वही हो सकती। कजरी, ये तो बहुत अच्छा काम किया इस लड़की ने। इस कागजात के आधार पर मैं भाई साहब के ऊपर गोली नहीं चला सकता, उनकी जान बच गई। भाई साहब, बड़ी खुशी की बात हो गई है। हाँ, हम सुन रहे हैं। आखिर वो लड़की कौन है जो मेरी जिंदगी बचाई? किरण नाम है उसका। किरण, आओ। मैंने तेरे भाई को गोली मार दिया, तुझे भला बुरा कहा, तेरी हवेली जला दिया, फिर भी तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया? क्योंकि कर्मा आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैंने इंसाफ किया है, तुम यही कहना चाहती हो? हाँ। अच्छा, लेकिन ये तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। तुमने इस भाई बहन को, मतलब अलग हो जाते, आज हम मर जाते हैं, मेरी बहन मुझसे दूर हो जाती है, पूरी जिंदगी ये उपकार तुम्हारा नहीं भूलूंगा। माता जी, मैंने आपके साथ गलत किया, आप पर हाथ उठाया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए बेटा कर्मा। और दूसरी बात ये कि मेरी बहन को इज्जत से रखना, बहू बहू होती है, बेटी के जैसे मानना। ठीक है बेटा, हाँ मैं बहू को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझ के रखूंगी। हाँ और जो मुझसे गलती हो गई थी, मेरी गलती माफ कर देना बेटा। हाँ। मैं दहेज को लेकर के तुम्हें बहुत परेशान की। मेरा बेटा पर्वत मुझे बार बार समझा रहा था कि माँ दहेज लेना और देना दोनों महापाप है। अच्छा, वो बात सही है बेटा। आज देख, दहेज के कारण ही मेरी करनी का फल मुझे मिल गया। मुझे देख रहा हूँ कोई कोड़ीन हो गई हो। हाँ। मालिक इस कर्मे की जगह इसी दुनिया में दे देता है। तुमने ये बता दिया, साबित कर दिया। हाँ तो ठीक है। भाई साहब, आप कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ में रहेंगे? नहीं नहीं, हाँ। मैं बहन के घर नहीं रह सकता। मैं अपने घर जाऊंगा और फिर बहन से मिलने आऊंगा, हमारा रिश्ता भी कायम है। एक दोस्त के घर तो रह सकते हैं आप। ठीक है ठीक है, नहीं बहन के ससुराल में नहीं रहना चाहिए भाई को। और खैर कोई बात नहीं। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो तालियों से बजाइए, कम से कम समझ जाएं कि वास्तव में कार्यक्रम अच्छा था। और दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे। साथी, बहुत लेट हो गया कार्यक्रम। अब की मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। धन्यवाद।